आज हम लोग असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इस समय क्या क्या ऐतिहासिक गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं और साथ साथ इसके बाद की क्या क्या परिणाम सामने आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यह असहयोग का प्रश्न ही क्यों उठा, नॉन कोऑपरेशन क्यों, वाई नॉन कोऑपरेशन। सबसे पहली बात है वाई नॉन कोऑपरेशन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे क्या रीजन थे। गांधी जी जिन्होंने 1915 ईस्वी में भारत आगमन के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय लोगों को शामिल होने के लिए बार बार इंस्पायर करते थे, इसके लिए उनको रिक्रूटमेंट सार्जेंट भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि भी दी गई थी। और वही गांधी 1920 में क्यों असहयोगी हो गए, मतलब सहयोगी गांधी किस प्रकार असहयोगी हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसी बात को अगर हम इस चीज़ पर पूरा अपनी समझ विकसित कर लेंगे तो निश्चित रूप से बाकी सारे इश्यूज समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि गांधी जी जिस प्रकार से उदारवादी कांग्रेस के लीडर अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, ब्रिटिश कानून को सर्वोपरि मानते थे, बेहतर मानते थे, कांग्रेस के साथ साथ गांधी जी भी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं उस समय घटित होती है जिसके चलते गांधी जी को लगा कि अंग्रेज़ों का कार्य एक तरह से पापपूर्ण है, अतः उसका साथ देना पाप का साथ देना होगा। इसीलिए गांधी जी ने विरोध करना प्रारंभ किया। अदरवाइज पहले उनको लगता था कि सहयोगी गांधी को लगता था कि ब्रिटेन डेमोक्रेटिक वार के लिए लड़ रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। लोगों को भर्ती करने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया था। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कारण है असहयोग आंदोलन के स्टार्ट होने का। फर्स्ट वर्ल्ड वार से उत्पन्न परिस्थितियाँ। वर्ल्ड वार के बारे में जानते हैं कि विश्व युद्ध, कोई भी युद्ध होता है उसमें बहुत तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला चीज़ तो है कि विश्व युद्ध के दौरान बड़े बड़े निर्माण कार्य भी होते हैं, इससे रोजगार बढ़ता है। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्ति के बाद बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो या कोई भी किसी प्रकार का वार, कभी अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, तो उससे जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, महंगाई थी और बाकी समस्याएं थी, लोगों का नौकरी चला जाना, ठीक है, ये सब समस्याएं थी। इसके चलते यहाँ के लोग कुछ रिहैबिलिटेशन के लिए उपाय खोज रहे थे, जबकि अंग्रेजों ने ऐसा कोई व्यवस्था अभी नहीं किया था। दूसरा, खिलाफत का मुद्दा यहाँ पर था। जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो टर्की के बारे में आप लोग जानते हैं, टर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार किया था, इसके लिए खिलाफत कमेटी भी एक बनाई गई थी। एक कमेटी यहाँ बनाई गई थी जिसमें कुछ मेंबर्स भारत के थे, जैसे मोहम्मद अली, नाम भी ध्यान में रखना है, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, ये सब नाम को दिमाग में रखना है। ये खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। और एक था रॉलेट एक्ट। जिस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार में निश्चित रूप से किसी भी सरकार को, प्रशासन को अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेवारी होती है। तो रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसमें कहा जाता नो अपील, नो वकील, नो दलील, मतलब किसी प्रकार की अपील के यहाँ पर गुंजाइश नहीं थी। इसके लिए यही कारण है कि इस कानून को लोगों ने काला कानून कहा था, काला कानून, ब्लैक एक्ट। और इसके विरोध में भारतीयों ने हड़ताल रखा था। और डेट भी याद रख सकते हैं, 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया था। और इस हड़ताल के बाद अंग्रेज सरकार तो हरकत में आई और भारतीयों का दमन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। खासकर एक तो गांधी जी की गिरफ्तारी हुई ही, सैफुद्दीन और किचलू, सैफुद्दीन का नाम आप लोग को याद रखना है, सैफुद्दीन और किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनके गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए भारतीयों ने 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला जो बाग है अमृतसर में यहाँ पर बैठक होती है।
और मुद्दा केवल यही था कि इन लोगों को गिरफ्तारी से छुड़ाया जाए। और जलियांवाला बाग का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 3 तरफ से वहाँ पर बिल्डिंग है, मतलब स्थानीय मकान है, एक छोटा सा दरवाज़ा है, और वहाँ जनरल डायर आता है, उसने गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग इसमें गोली के शिकार हुए, मारे गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मारे गए लोग थे उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। यहाँ नाम ही से दिख रहा है, सभी लोग एक साथ लड़ाई कर रहे थे, यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हुए, जबकि मृत्यु के बाद जो दाह संस्कार की प्रक्रियाएं होती हैं उसको फॉलो करने के बजाय उसने हिंदुओं के लाश को दफन करवा दिया, मतलब ज़मीन में गाड़ दिया, जो संस्कार मुसलमानों का होता है, और मुसलमानों के लाश को, जिसको ज़मीन में दफन किया जाता है, उसको जला दिया, मतलब इसको जलाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीयों की संवेदनाएं, भारतीयों की का सेंटिमेंट्स किस प्रकार से वहाँ पर उभरा होगा। इससे भारतीय काफ़ी नाराज़ होते हैं और अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ऐसी स्थिति में हो सकता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा कोई विद्रोह और उभर कर सामने नहीं आ जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। पंजाब में मार्शल लॉ, किसी को भी अब वहाँ से कहीं निकलने की छूट नहीं थी, और इवन कि जो मृत व्यक्ति थे, उनके जो परिवार के रिश्तेदार लोग थे, उन लोगों का दाह संस्कार, अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए भी उनको मौका नहीं मिला। इसी बात से गांधी जी को लगा था कि अब अंग्रेज़ों का साथ देना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं होगा, यह कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। हम समझते थे कि भाई डेमोक्रेटिक वार में शामिल है अंग्रेज, लेकिन इनका तो जो काम है निश्चित रूप से यहाँ क्या दिख रहा है, इनह्यूमन, है ना, अमानवीय दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने खिलाफत कमेटी, खिलाफत और असहयोग दोनों को जोड़कर एक बड़ा सा जन आंदोलन करने की शुरुआत किया, और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये जो घटनाएं हम लोगों ने अभी देखा, गांधी जी को यह पूरी तरह से विश्वास उनको हो गया, उनको एहसास हुआ कि अब अंग्रेज़ों का साथ देना मतलब अन्यायी प्रशासन का साथ देना, मतलब पाप का साथ देना, जो पाप में भागीदारी होना। जो गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके मन में आया कि अंग्रेज़ तो पाप का एकदम गट्ठी लेकर चल रहा है। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया, और यह आंदोलन की प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रपोजल को, ठीक है, एक्सेप्ट करवाना होता है, इसके लिए कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। यह स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। आप जानते हैं कि कलकत्ता ये अधिवेशन कांग्रेस का हर एक वर्ष दिसंबर महीने के लास्ट 3 दिन में होता है। इस प्रस्ताव में यहाँ पर देखिए, अध्यक्ष का भी नाम याद रखना है, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में हालांकि इसको स्वीकृत नहीं किया गया, और नागपुर अधिवेशन, जब दिसंबर रेगुलर अधिवेशन होता है 1920 में, वहाँ पर स्वराज के प्रस्ताव को यहाँ पारित किया गया और सहयोग के आंदोलन को स्वीकृत किया गया, ये ध्यान रखना है। और नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वीर राघवाचार्य, तो ये फैक्चुअल है, याद रखना है चीज़ को। अब गांधी जी ने यहाँ आंदोलन में क्या क्या किया, ध्यान रखना है। इस आंदोलन कैसे उन्होंने शुरू किया, तो आंदोलन, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान रखा, इसको बनाए रखने पर पूरा फोकस था गांधी जी का। और यही कारण है कि गांधी जी ने असहयोग के साथ खिलाफत के मुद्दे को जोड़ा। खिलाफत और असहयोग दोनों मुद्दों को उन्होंने एक साथ, ठीक है, यूनिफाइड किया, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखी जाए और अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में, स्वराज का लक्ष्य हासिल करने में यह काफ़ी कारगर होगा। और गांधी जी को काफ़ी सफलता भी मिली, और इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम चलाया था। कार्यक्रम को हम लोग 2 भागों में रखेंगे, एक है विध्वंसात्मक कार्यक्रम, दूसरा है रचनात्मक कार्यक्रम। विध्वंस करने का मतलब, डिस्ट्रक्टिव का मतलब, यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव का सेंस यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन करना नहीं था, तोड़फोड़ करना नहीं था, क्योंकि गांधी जी की तो रणनीति में शामिल था ही नहीं। तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ था, जैसे कि बहिष्कार, बायकॉट, दूसरा है स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी का प्रयोग, ठीक है ना। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है।
तो बहिष्कार में क्या करना है भाई? तो सबसे पहला चीज़, जो सरकारी विद्यालय थे तो स्टूडेंट विद्यालय का बहिष्कार करेंगे, टीचर है सरकारी स्कूल में तो उसका बहिष्कार करेंगे, लॉयर है तो जो सरकारी कोर्ट है, सरकार का कोर्ट है, कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत से उपाधियों का बहिष्कार किया, जैसे केसर हिंद की उपाधि का त्याग, नाइटहुड की उपाधि का त्याग, सभी लोग जानते हैं। हाँ, तब करना क्या है यहाँ पर? अगर स्कूल का यहाँ पर बहिष्कार हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? क्योंकि गांधी जी का जो विजन था वो काफ़ी फार विजन था। उनको भी यह पता था कि अगर हम केवल बहिष्कार करके आंदोलन को चलाना चाहेंगे तो कभी भी आंदोलन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सकता। तो निश्चित रूप से उनकी व्यवस्थाएं, मतलब एक तरह से उसके जगह पर नई व्यवस्था कैसे की जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था, नेशनल स्कूल, राष्ट्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट आया था। दूसरा, अगर कोर्ट का बहिष्कार लोग कर रहे हैं तो भाई जो स्थानीय मुद्दे होंगे उसका कहाँ से समाधान होगा? तो इसके लिए राष्ट्रीय पंचायत की बात की गई थी, राष्ट्रीय पंचायत। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको एक्सेप्ट किया गया इसी समय। जैसे इसी समय हम लोग जानते हैं कि पटना में भी दीघा के पास खैरू मियाँ की ज़मीन पर एक विद्यापीठ स्थापित किया गया था। नाम जानते हैं आप लोग? सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम पटना गया रोड में बिहार विद्यापीठ बनाया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि गांधी जी ने न केवल बहिष्कार की बात किया बल्कि उसके जगह पर किस प्रकार की नई व्यवस्थाएं होंगी उसको भी पूरा फोकस किया। और लोग अपने लिए वस्त्र का निर्माण करेंगे, चरखा का प्रयोग। हर व्यक्ति अगर अपने लिए वस्त्र का निर्माण कर ले तो बाहर से हमें वस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, मतलब विदेशी खासकर कपड़ों की होली जलाई गई। दूसरा क्या है कि धरना प्रदर्शन, शराब और ताड़ी के दुकानों पर धरना प्रदर्शन, जिसमें महिलाएं भी भागीदार हुई थी। इसलिए यह आंदोलन एक तरह से जन आंदोलन के रूप में बदलता हुआ दिख रहा था। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला जन आंदोलन है। हालांकि गांधी जी ने इसके पहले भी बहुत सारे सत्याग्रह में, आंदोलनों में भाग लिया था। उसमें एक है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, फिर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें उन्होंने भाग लिया था। ये 1917, 18, दो है, दोनों 18 में या 17 में, ठीक है। और इन्हीं आंदोलनों में उनकी सफलता के कारण चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में निमंत्रण भी दिया था। ये आपको ऐसे थोड़ा सा समझना है। मतलब गांधी जी एक सक्सेसफुल लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे और यहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ थी। भारतीय लोग यहाँ पर, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ मूवमेंट तो यहाँ चल ही रहा था। शुरू से हम लोग डिमांड कर रहे थे अंग्रेज़ों से और तरह तरह का यहाँ पर प्रोग्राम हमारा चलाया जा रहा था। जैसे स्वदेशी मूवमेंट पहले चल चुका था, ठीक है, होम रूल मूवमेंट चल चुका था, लेकिन एक एफिशिएंट लीडर की आवश्यकता थी। एक लीडर चाहिए था, एक सक्षम नेता चाहिए, नेतृत्व चाहिए था। और सक्षम नेतृत्व के रूप में गांधी जी यहाँ पर सामने आते हैं। तो ये सारा चीज़ इस तरह से चल रहा था, काफ़ी बेहतर आंदोलन चल रहा था। इसमें बहुत सारी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। यहाँ एक चीज़ और आप देखेंगे, जब 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे तो उनके खिलाफ यहाँ पर एक तरह से काला झंडा उनको दिखाया गया, विरोध किया गया। इससे अंग्रेज़ काफ़ी ऊब जाते हैं, जगह जगह पर जुलूस निकलना शुरू हो जाता है। और उस विरोध में आप एक और नाम याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, स्वामी श्रद्धानंद और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू का नाम याद रखना है। स्वामी श्रद्धानंद, ये इनको जामा मस्जिद के मेंबर से भाषण देने के लिए बुलाया गया था। मतलब मुसलमानों ने इनको बुलाया था जामा मस्जिद के मेंबर से भाषण देने के लिए, और सैफुद्दीन किचलू को स्वर्ण मंदिर में बुलाया गया था। चाबियाँ उनको खोल दी गई थी स्वर्ण मंदिर की और वहाँ इनको बुलाया गया था। मतलब हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक यह स्टेप भी लिया गया था। इससे अंग्रेज़ काफ़ी परेशान हो रहे थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को देख करके। और जब यहाँ जुलूस चल रहा था, इसका प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध हो रहे थे, उसके बाद बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। लेकिन इसी में चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922
5 फरवरी 1922 को जब एक जुलूस देवरिया ज़िले के चौरी चौरा के पास जब जुलूस गुजर रही थी, उसमें से जो थाने के पुलिस पदाधिकारी थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, तो जुलूस थोड़ा सा अनियंत्रित हो जाती है, जिस पे फायरिंग हो जाता है, फायरिंग में कुछ लोग मारे जाते हैं। इसलिए यह जुलूस अनियंत्रित होकर थाने में आग लगा दिया। आग लगाने में वहाँ पर आग लगाने के बाद वहाँ 22 सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है, पुलिस की मृत्यु हो जाती है, जिससे गांधी जी को लगा कि भाई हमारा आंदोलन थोड़ा डिरेल्ड हो गया है, अहिंसक आंदोलन से यह हिंसक आंदोलन परिवर्तित हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को वापस ले लिया कब? 12 फरवरी 1922 और 10 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा किया है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि स्वराज का जो लक्ष्य उन्होंने रखा था कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेनी है, और जिस प्रकार से मूवमेंट चल रहा था तो बाकी लोगों के भरोसा था कि हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन गांधी जी ने देखा कि हमारा आंदोलन जो दिशा इसकी है वो दिशा इसकी भटक रही है, खासकर अहिंसात्मक आंदोलन उनका मुख्य लक्ष्य था, दिशा भटक रही, तो उन्होंने वापस लिया। इसके पीछे रीजन भी है, उनको लग रहा था कि अगर आंदोलन में हिंसा होती है तो अंग्रेज इसको बहुत ही बुरी तरह से सप्रेस करेंगे, दमन करेंगे, जिससे काफ़ी लोग इसे मारे जा सकते हैं और फिर लोगों का उत्साह कम हो जाएगा। तो गांधी जी ने लोगों के उत्साह को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए उन्होंने देखा कि नहीं, अभी तत्काल इस आंदोलन को रोकना है, फिर से एनर्जी को रिगेन करना है और आगे जाकर हम करेंगे। गांधी जी की पॉलिसी थी। लेकिन दूसरे लोगों को सोचना था कि नहीं, गांधी जी ने यहाँ पर सही निर्णय नहीं लिया, उन्हें आंदोलन को कंटिन्यू करना चाहिए था। खैर जो भी हो, वो सब ऐतिहासिक बातें हैं यहाँ पर। और गांधी जी ने जब वापस लिया तब फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के बाद इतिहास में एक नया आयाम देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आप देखो, जैसे ये यहाँ हम अभी पढ़ रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे। यहाँ हमने देखा कि जिस प्रकार से पहले मुस्लिम लीग अलग थी, हिंदू अलग थे, लिबरल पार्टीज अलग थी, छात्र, युवा, महिलाएं, बहुत सारे जो थे वो इसमें शामिल नहीं हो रहे थे पहले के आंदोलन में। लेकिन गांधी जी ने इसको मास मूवमेंट के रूप में इसको परिवर्तित किया था। डिफरेंट सेक्टर को, डिफरेंट लोगों को इसमें शामिल किया था। लेकिन इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद लोगों को लगा, समाप्ति के बाद, कि अब हमें नए तरीके से कुछ करना है। तो क्या क्या होता है यहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार की परिस्थितियाँ हमने बताया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाए गए थे, बड़ी संख्या में मजदूर एक जगह इकट्ठे हुए थे। इससे मजदूर यूनियन भी यहाँ पर बनना शुरू होता है। तो किसान, मजदूर यहाँ पर यूनाइट होना प्रारंभ होते हैं, जिससे क्या होता है, उनका यूनियन बनेगा तो उनके लिए फिर अलग से मूवमेंट प्रारंभ होगा, कांग्रेस के अलग, वो है वामपंथी मूवमेंट, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, ये स्टार्ट हो जाएगा मजदूर यूनियन के रूप में। दूसरा, मुस्लिम लीग जो अभी साथ हुई थी 1916 से, एक ही प्लेटफॉर्म पर हिंदू मुस्लिम या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ आ रही थी, तो मुस्लिम लीग यहाँ से अलग होगी फिर से, है ना। और यही वक्त है जब मुस्लिम लीग यहाँ से अलग होती है तो फिर कभी भी कांग्रेस के साथ वो नहीं आती है, केवल अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही इनका जो है, मतलब अल्टीमेट इनका ये देखा जाता है रिजल्ट। तीसरा, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन, जो यहाँ पर शांत था, जो 20वीं शताब्दी के फर्स्ट दशक में रास बिहारी बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, आप नाम जान रहे हैं, उधम सिंह, इस प्रकार से बहुत सारे जो क्रांतिकारी वीर थे उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। गांधी जी के नेतृत्व में जब इस प्रकार से अहिंसक आंदोलन चल रहा था तो लोगों ने देखा कि चलो गांधी जी क्या कर रहे हैं देखते हैं, तो लोगों ने वेट किया, विश्वास किया। लेकिन जब आंदोलन वापस ले लिया गया, यहाँ निराशा के बाद फिर से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। क्रांतिकारी आंदोलन, यहीं पर फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, है ना, अशफाकुल्ला खां वगैरह सब बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पर फिर आएंगे। सेकेंड फिर जो हम लोग अलग से अलग वीडियो में या अलग क्लास में हम लोग देखेंगे उसको। तो क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है। दूसरा फिर क्या होता है कि गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन की बात, सहयोगी गांधी, हमने यहाँ पहले बताया था कोऑपरेटिव गांधी बिकेम नॉन कोऑपरेटिव, तो फिर से कुछ लोगों के मन में आया कि नहीं, हम लोग को कोऑपरेटिव ही होना चाहिए, मतलब अंग्रेजों का विरोध नहीं करके, असहयोग नहीं करके, हमें क्या करना है, सहयोग करना है, सहयोग करके अंदर जाकर विरोध करना है, मतलब विधायिका में प्रवेश करके वहाँ बिल को पास करने का
है ना, रोकना है, बिल पास करने के लिए उनको वहाँ पर डिस्टर्ब करना है, रोकना, अपनी बात को रखना है। हम अपने स्वराज की बात करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है स्वराज पार्टी के रूप में। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास, CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे, सचिव थे, याद रखना है। यहाँ थोड़ा सा और चीज़ ध्यान में रखना है कि जब स्वराज पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चाह रही थी कि भाई हमको चुनाव में लड़ना है, गांधी जी पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि गांधी जी तो नॉन कोऑपरेटिव थे। गांधी जी को लग रहा था कि भाई अंग्रेज़ों का साथ हमें नहीं देना है, लेकिन इन लोगों को लगना है कि नहीं, हमको अंग्रेज़ों का साथ हम नहीं दे रहे हैं, बल्कि विधायिका में जाकर उनके कार्य को रोकना है। तो 1923 में चुनाव होने वाला था। 1923 में विधायिका के विधान परिषद का मतलब काउंसिल का चुनाव होने वाला था। उस काउंसिल में प्रवेश करना चाह रहे थे लोग, और शुरू में गांधी जी इसको सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब इन नेताओं को लगा कि नहीं हमें अब इसमें प्रवेश करना ही है, तो गांधी जी को झुकना पड़ता है वहाँ पर, मतलब एक तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और उन्होंने परमिशन दिया इसको, किसको, स्वराज पार्टी को, जैसे यहाँ जा इसको परमिशन दिया गया, और ये कांग्रेस के अंदर ही संगठन रहा। ये ध्यान रखना है, ये कांग्रेस के बाहर नहीं है, बल्कि स्वराज पार्टी क्या है, कांग्रेस के अंदर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही रही, क्योंकि अलग होने का मतलब था कि इनके लिए भी, इस नेतृत्व को भी खतरा था, और अलग होने का मतलब था कांग्रेस भी कमज़ोर पड़ सकती थी। इसलिए दोनों तरफ से यहाँ पर कंप्रोमाइजिंग एक्टिविटीज़ देखी गई, और स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रहकर विधायिका में प्रवेश की, और यहाँ पर एक नया फिर मूवमेंट शुरू होता है। इस प्रकार आपका सहयोग आंदोलन के पहले की परिस्थितियाँ, उसके बाद की परिस्थितियों के बारे में ये है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अलग से इसको देखेंगे। थैंक यू।